हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक नर्स्ड इक्वेशन, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 70 से 74 को कवर करेगा। इससे पहले की वीडियोस में हमने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझा था। आज हम करेंगे नर्स्ड इक्वेशन। उन टॉपिक्स को पहले आप क्लियरली उन वीडियोस को देख लो, उसको समझ लो, उसी के बाद ही आपको नर्स्ड इक्वेशन समझ में आएगा। इस टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो नर्स्ड इक्वेशन से रिलेटेड आते हैं एग्जाम में, और उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि नर्स्ड इक्वेशन में नर्स्ट ने क्या कहा था, क्या है बेसिकली ये इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपनी बुक खोल लो साथ में, और हाथ में एक पेंसिल लेके बैठो और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको साथ साथ नोट करते रहना। सो कम टू पेज नंबर 70। अगर हम नर्स्ड इक्वेशन की बात करें, बेसिकली नर्स्ट एक साइंटिस्ट था जिसने एक बात बोली थी। उसने क्या कहा था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो कंडीशंस होती है ना, वो क्या होती है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। हमारे जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम SHE या कोई गैस यूज कर रहे हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो गैस होनी चाहिए। अगर हम ये कंडीशंस देते हैं हमारे एक सेल को और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन, तो ये हमने बात की थी, हमने पढ़ा था। अब सपोज मैं इस कंडीशंस को चेंज कर दूं, मैं ये कंडीशन 1 मोलर ना रहने दूं, या मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, या मैं प्रेशर चेंज कर दूं, अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ ना, तो उस टाइम पे जो मेरी वैल्यू आएगी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो मेरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहलाएगी। वो मेरी ये वाली वैल्यूज नहीं होंगी और उसको हम E0 से भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो नर्स्ट ने यही चीज बोली थी, उसने एक इक्वेशन दी थी कि अगर मेरी कंडीशंस इससे डिफरेंट है कि ये 1 मोलर नहीं है, या टेम्परेचर डिफरेंट है, या प्रेशर डिफरेंट है, अगर मेरी कंडीशंस इससे डिफरेंट है तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू अब 0.34 नहीं आएगी, इन केस ऑफ कॉपर कुछ और आएगी। तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें। फाइन, तो यही है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि सपोज मेरे पास कोई भी मेटल है, लाइक सपोज Cu2+ है या Zn2+ है, कोई भी मेटल है, उसकी आयनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉन को गेन करके Zn जिंक या कॉपर बन रहा है सॉलिड। तो बेसिकली रिडक्शन हो रही है, और ये जो रिडक्शन हो रही है ना, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं हो रही। उस टाइम पे जो मेरी वैल्यू आएगी उसे मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अभी मैं सेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक अलग से चैम्बर की बात कर रही हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो में इस चीज को समझा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं ऐसे ही एक सिंगल चैम्बर की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेल। तो इस केस में अगर सपोज मेरे पास ये चैम्बर है और मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn+to Mn, ये रिड्यूस हुआ। दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो मेरी वैल्यू आई थी वो, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF ln M/Mn प्लस M इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये मेरी इक्वेशन होती है जो मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताएगी, जिसमें R इज द गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर 298 नहीं है तो जो भी आपने टेम्परेचर दिया है आप उसको लिखोगे। F इज फेरेडेज कांस्टेंट 96500, आप इसको यूज कर सकते हो। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज, यहाँ पे तो गेन होगा, रिडक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। M is the product, concentration of the product and the concentration of the reactant. फाइन, अब ये जो है ये सॉलिड है, और सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम यूनिटी लेके चलते हैं। तो इसकी जगह तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय Mn प्लस, तो ये मेरा क्या बन गया, E_Mn+to_M। दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF ln 1/this। फाइन,
अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वैल्यूज फैराडे कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट की और टेम्परेचर, अभी हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये है वो यही वाली चीज, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, पर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 plus 2Cu. This is the standard electrode potential of copper minus RT upon 2F ln। 2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन होंगे, 2, तो n की जगह 2 ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, ऊपर Cu जो था मेटल, उसका आंसर 1 होता है। जिंक का लिखूंगी तो Zn2 plus give Zn E Zn2 plus, this is the standard of zinc and this। अब हम सेल की बात करते हैं। ये है मेरा सेल, नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं है, गैल्वेनिक सेल जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, जिसमें एक साइड पे कॉपर था और एक साइड पे जिंक था। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो उसमें मेरी ये दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, रिडक्शन की ये दो इक्वेशंस बनेंगी। ऑब्वियसली जिंक ऑक्सीडाइज होता है, पर हमने पढ़ा था कि हम इसको हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम टेबल में भी ऐसे लिखते हैं। सो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड के कंडीशन में हमने कहा था ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, पर यहाँ पे तो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है ना, तो हम लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये मेरे ईएमएफ के इक्वल होगा, सेल की ईएमएफ के इक्वल, ठीक है। और यू कैन से द सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो मेरा जो सेल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करो तो ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। जिंक वाले की वैल्यू पुट करेंगे, कैथोड माइनस एनोड, एनोड की पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, ई नॉट विच इज द स्टैंडर्ड थिंग एंड द स्टैंडर्ड, इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया, माइनस RT2F ln दिस एंड दिस, जिंक वाला, फाइन। नाउ EMF of the cell will be equal to standard EMF of the cell, standard potential of the cell minus RT upon 2F, ये कॉमन हो गया इसमें से, RT upon 2F ln, ये माइनस में है, यहाँ पे देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे कॉमन हो गया माइनस, तो ये जिंक ऊपर आ जाएगा Zn2 प्लस, ये आप मैथ्स में करते हो, और Cu2 प्लस नीचे आ जाएगा। ln में अगर कुछ माइनस में होता है तो नीचे जाता है, और प्लस में होता है तो ऊपर आ जाता है। ln Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब क्या है कि मान लो मेरा जो टेम्परेचर है ना वो 298 ही है, मेरा प्रेशर डिफरेंट है, या मान लो मेरी मोलरिटी, मेरा मोलर 1 मोलर नहीं है सॉल्यूशन, पर टेम्परेचर मेरा 298 है, तो आप इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी फ्रेज कर सकते हो। क्यों, अगर मैं R की वैल्यू, T की वैल्यू 298 और F की वैल्यू को पुट करूं, R की वैल्यू 8.314, F की वैल्यू 96500 और 487, और टेम्परेचर 298 केल्विन, तो मेरा आंसर आएगा 0.059। इन तीनों चीजों को सॉल्व करके डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ में जब हम ln को log में चेंज करते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको मैंने 2.303 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 96487, तो मेरा आंसर आया 0.059। लॉग ln को हमने लॉग बना दिया जिंक अपॉन कॉपर, राइट। इसके बाद मेरे पास है निकल, हम एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये तो हो गई जिंक और कॉपर की बात। बस ये याद रखना कि ये फॉर्मूला तब यूज करना अगर टेम्परेचर 298 है, तो 0.059 डायरेक्टली आप RTF की जगह और ln में लॉग चेंज करके आप यूज कर सकते हो। पर अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंट है तो आप इसको लॉग चेंज कर देना, 2.303 ऐड कर देना, ये हो जाएगा E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F लॉग जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन। यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन है। अब हम एक दूसरा सेल लेके चल रहे हैं निकल और सिल्वर का, उसे आप कैसे लिखोगे, उसका आंसर क्या आएगा। इसमें निकल जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, सॉरी वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सेम इसी वे में, इसी इक्वेशन से देख के सीधा इक्वेशन बना रहे हैं हम। तो उसका जो ई सेल होगा वो हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी, इलेक्ट्रॉन्स दो का ही लेन देन है 2f, एल एन, यहाँ पे जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो ऊपर, निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऊपर, जो रिड्यूस हो रहा है वो नीचे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऊपर, जो रिड्यूस हो रहा है वो नीचे। बट यहाँ पे देखो हमने लिखा है रेज टू द पावर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो निकल के केस में निकल इज 2+, वो जब लूज करेगा तो 2+ बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, लूज करता है। बट सिल्वर को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 सिल्वर के एटम्स, 2 सिल्वर के आयंस गेन करेंगे। तो इसमें यहाँ पे हमारा आगे कोफिशिएंट यूज हो गया 2, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग रेज टू द पावर 2, Ag plus raised to the power 2। तो बेसिकली इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट तो क्या होता है, अच्छा यहाँ पे देखो अगर जिंक और कॉपर वाली कंडीशन देखे तो हम ऐसा नहीं लिख रहे थे रेज टू द पावर, क्योंकि यहाँ 1 1 1 और 1 था। तो इन जनरल फॉर्म इफ वी से AA प्लस BB, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, CC और DD बन गया। तो जो भी आगे कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो रेज टू द पावर में चले जाते हैं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। और अगर टेम्परेचर 298 है, मोस्टली ऐसा ही होगा क्वेश्चंस में, तो फॉर्मूला ये यूज करना। फिर आप सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करोगे तो आधा घंटा उसी में ही वेस्ट होता है। देन वी हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको याद हो, आपने 11th में पढ़ा था, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यही चीजें ही तो है ये, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। सो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस की जगह पे Kc पुट कर सकती हूँ। सो आई कैन राइट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, यहाँ पे ln को जब हमने लॉग में चेंज किया तो 2.303 RT अपॉन NF लॉग जिंक अपॉन कॉपर, ये था इक्वेशन में। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इसके अंदर एक इसकी एक चीज समझो। बेसिकली क्या है कि जब हमारे सेल में जिंक, यहां से जिंक जो है वो हमारा Zn2+ बन रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर हमारा रिड्यूस हो रहा है, फाइन। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों चीजें आपस में इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगी। एक पॉइंट इस सेल में ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। उस टाइम पे जब ये दोनों इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस सेल की बात करें, अगर हम इन सेल्स की बात करें, सपोज मैंने जिंक और कॉपर को आपस में जोड़ रखा है, ठीक है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ऐसा ही होता है। तो धीरे धीरे जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन जो भी थी उसमें Zn2+ ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो Zn2+ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता जाता है। सिमिलरली अगर रिडक्शन वाले की बात करें, साथ में अगर कॉपर लगा है तो कॉपर रिड्यूस होता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर आयंस, तो कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाती है। जब कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाएगी तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ऑब्वियसली बदलता जाएगा। कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाएगी तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमारा चेंज होता जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना इक्वल हो जाएगा। You're getting my point? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो वो एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जो सेल का ईएमएफ होता है ना, वो टोटल ईएमएफ 0 हो जाता है, ठीक है। सेल का ईएमएफ 0 हो जाता है, हमारा सेल काम करना बंद कर देता है और हम उसको फेंक देते हैं। उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, ईएमएफ ऑफ सेल इज 0 बट नॉट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पे तो हमने 1 मोलर पे जो निकाली थी वो थी, वो तो वो वाली वैल्यू है।
पर यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम बदलती ही जा रही है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों चैम्बर्स का बदलता ही जाएगा, एक ऑक्सीडाइज वाले का भी और रिड्यूस वाले का भी। और जब वो वैल्यू सेम हो जाएगी वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और उस टाइम पे मेरा सेल काम करना बंद कर देगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाएगी, तो मैं ई सेल की जगह जीरो पुट कर रही हूँ। ई नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log दिस अपॉन दिस। इसकी जगह पे मैं केसी पुट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 V log केसी, राइट। एंड हमें पता है कि एक गैल्वेनिक सेल में जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होती है सेल की वो 1.1 होती है, तो मैंने इसकी जगह पे ईएमएफ ऑफ सेल की जगह पे 1.1 वोल्ट यूज किया, और मैंने केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर, ठीक है। बट इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट किसी भी सेल की अगर हम बात करें, नॉट ओनली गैल्वेनिक सेल, किसी भी सेल की अगर हम बात करें, तो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है वो 2.303 RT अपॉन NF log केसी के इक्वल होता है, फाइन। तो ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में समझा था कि गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारी यूज होती है वर्क डन में, किसी काम करने में। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर हमें निकालनी हो किसी सेल की, तो उसका फॉर्मूला होता है -NFE, ई ऑफ सेल नॉट द स्टैंडर्ड। अगर सिर्फ हम डेल्टा जी की बात कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी की, तो NFE। और अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि मुझे स्टैंडर्ड निकालनी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब अगर सिस्टम मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो मैं क्या बोलूंगी, -NF स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दी सेल, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, बस स्टैंडर्ड लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन है, n की जगह 2 पुट कर दिया, Fe। बट व्हेन वी राइट द इक्वेशन एज दिस रेज टू द पावर 2, मतलब हमने कोफिशिएंट 2 2 2 2 लगा दिया, तो हम फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 to the 4 Fe, राइट। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये एक इक्वेशन उसने हमें दी है, हमें इसका ईएमएफ निकालना है। और यहाँ आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, दैट इज वाई ईएमएफ निकालना है। स्टैंडर्ड वैल्यू दी है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। द मेन थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, इसलिए वो ईएमएफ कह रहा है, और स्टैंडर्ड गिवन है। The cell in which the following reaction occurs, this plus this gives this, स्टैंडर्ड दिया है, ठीक है। एट 298 केल्विन भी हमें पता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज -NFE। ई हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है। एन यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, 3+ से 2+ बन रहा है, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, और यहाँ पे 2 Fe3+ हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स में, तो NS2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। F की वैल्यू ये है। E स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें गिवन है, तो हमने डेल्टा जी निकाल लिया। डेल्टा जी इज -2.303 RT log KC। इससे हम KC की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी एक इक्वेशन दे दी हमें लिखी हुई, हमें बोला कि इसको नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -RT NF ln x की पावर x, y की पावर y, a की पावर a, b की पावर b। राइट नर्स्ट इक्वेशन सेम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -RT अपॉन, यहाँ पे देखो CR 3+ बन रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 मतलब 2 एटम्स हैं, तो इट मीन्स कि 2 3 द 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है। तो N is 6 एंड CR3+ रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय Fe2+ रेज टू द पावर 3, इनकी वैल्यूज तो 1 होती है। ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट अभी तक का समझ आ जाएगा। राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। मेन पहले सबसे पहली चीज यही समझनी होती है आपको। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो इसका मतलब ये ई ऑफ सेल होगा, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल आप
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी बुक में गिवन है, ये वाली सीरीज जो दी हुई है, इसको यूज करना। ठीक है, ऑब्वियसली याद नहीं करके जानी है ये आप यहीं से यूज कर सकते हो। इसको आप यहीं से यूज करके, इन वैल्यूज को यूज करके आप पहले स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, वो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया हुआ है कैसे करना है, और फिर फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालोगे। ठीक है, उससे पहले आपको स्टैंडर्ड निकालना है, इसमें गिवन नहीं है स्टैंडर्ड, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया इट मीन्स आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया। तो इसके लिए पर पहले फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जरूर देखना, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टेंस का टॉपिक खत्म करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, इस टॉपिक में इतना ही है, नर्स्ट इक्वेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।